स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों आज हम शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके बीएड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है बीएड एग्जाम कुमाऊं यूनिवर्सिटी का 17 सितंबर को आयोजित किया जाना है। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो ऑप्शन है आपके विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को, ऑप्शन बी है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, ऑप्शन सी है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, या ऑप्शन डी है सोपानीय विकास के सिद्धांतों को स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में फिर केंद्र से दूर होता है, जैसे पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऐसी संस्था है जहां जहां ऑप्शन से है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, क्योंकि स्कूल में बच्चों के शारीरिक मानसिक बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। प्रश्न संख्या 3 है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। एक समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देशन या अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समूह अनुरूपता अभिवृत्तियों विश्वासों और व्यवहारों को सामूहिक मानदंडों से मेल करने की प्रक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास में प्राप्त हो जाती है, चरण है। तो इसका है ए, संवेदी सामक चरण में बालक अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का प्रयोग करने लगता है। यह चरण या अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, प्रश्न 5 है आपका, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डॉट डॉट के संदर्भ में बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम में बालकों को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, डॉट डॉट महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है 18 से 24 महीनों की आयु में अधिकांश बच्चे 2 या 3 शब्दों वाले वाक्यों को बोलना प्रारंभ कर देते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। बुद्धि लब्धि या आईक्यू कहते हैं ना, तो वो किसने दी थी? वो दी थी स्टर्न ने। ठीक है, आईक्यू पद की उत्पत्ति जर्मन शब्द इंटेलिजेंस क्यूशिएंट से हुई है, जिसका पहली बार प्रयोग जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न द्वारा सन 1912 में किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, सृजनात्मकता को अवधारणा से की संबंधित माना जाता है। तो सृजनात्मक को अवधारणा से किस तरह संबंधित माना जाता है? तो वो है विविध सोच ही सृजनात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, जिसके कारण बालक विभिन्न रचनात्मक क्रियाकलापों में भाग लेता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसके नियमों के अंतर्गत? तो वह है ध्वनि संबंधी नियम, किसी विशिष्ट भाषा का वह परिवर्तन या विकार जो उस विशिष्ट भाषा की कुछ खास ध्वनियों में एक विशिष्ट काल एवं विशिष्ट दशाओं में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? भाषा निर्धारित। बी है, 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में अपने मध्य शासकीय भाषा निर्धारित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर
रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। वह उपयोग क्या करता है? डी, अनुमानी विधि का। इसमें अनुभवों एवं लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारणों को ज्ञात कर सुधार किया जाता है। अर्थात किसी बात को जानकर किसी दूसरी बात के विषय में ज्ञान प्राप्त करना ही अनुमानी विधि कहलाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है, तो वह उपयोग क्या करती है? उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। ठीक है। उपलक्ष्य विश्लेषण विधि यह एक अनुसंधान की विधि है जिसमें जटिल से सरल, अज्ञात से ज्ञात तथा निष्कर्ष से अनुमान की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है आपका, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, बताता है कि यह कथन क्या बताता है? लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है क्योंकि जिस शब्द से समाज स्त्री व पुरुष के बीच भेद करता है वही उनकी सामाजिक सांस्कृतिक लैंगिकता कहलाती है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों आपका, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ हरण हैं। तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो क्या करता है? शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। प्रश्न संख्या 16 है दोस्तों, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस आधार पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है दोस्तों समता एवं समान अवसर पर। प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया। किस वर्ष में किया गया? 2016 में। काफी इंपोर्टेंट है। दिव्यांगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु तथा उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा में दिव्यांगजन अधिकार विधेयक पारित किया गया। प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, व्यक्तिगत विविधता मतलब जहां पे बच्चों में काफी विविधता आ जाती है, एक ही तरह के बच्चे नहीं होते हैं, आपको पता है जैसे। तो ऐसे विद्यालय में कैसे शिक्षक होने चाहिए? तो ऐसे विद्यालय में विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांगजन बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो उम्र कितनी है वो? तो उम्र है आपकी 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है। तो वो है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है, स्वरोजगार स्व जागरूकता एवं संगठनात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। तो क्या है? वो है संज्ञान बोध। ठीक है दोस्तों। अगला है प्रश्न संख्या 22 है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं मूर्त सोच। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों। मूर्त सोच यह एक ऐसी मानसिक क्षमता है जिसके आधार पर बालक ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है तथा उसका ठीक प्रकार से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में परिचालन करना सीखता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वो कहा जाता है विभेदी अनुदेशन। विभेदी अनुदेशन यह शिक्षण के लिए एक दृष्टिकोण जिसमें शिक्षक छात्रों के मतभेदों के लिए सक्रिय रूप से योजना बनाते हैं ताकि सभी छात्र सर्वोत्तम रूप से सीख सकें। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है,
प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। तो यह है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का सामान्य अर्थ होता है अनुक्रियाओं का फैलाव, अर्थात समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया को सामान्यीकरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों, जजाओं का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं एकीकृत होते हैं। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण प्रतिरूपण विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस विधि द्वारा बालक किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार की नकल कर आसानी से सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, क्योंकि इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रश्न संख्या 26 है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। तो वह कर रहा है अवलोकन। ठीक है दोस्तों, उनका व्यवहार समस्या विश्लेषण के संबंध में सतर्कता प्रदर्शित करता है, क्योंकि समस्या का समाधान सतर्कता के द्वारा ही उचित ढंग से संभव है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो क्या करता है? वो करता है ऑप्शन नंबर डी, निरंकुश। ठीक है, तार्किक सोच वह प्रक्रिया है जिसमें कोई निष्कर्ष निकालने के लिए निरंतर तर्क का उपयोग करता है। प्रश्न संख्या 28 है, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो यह है सृजनात्मक। ठीक है, संयोजन, श्रवण, नेत्र, स्पर्श तथा गतिबोधक उपचारात्मक अध्यापन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 है दोस्तों, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है उपभोक्ता प्रकार का कार्य। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य और स्पर्श संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है, तो वो कहलाता है गतिबोधक। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार आए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।